डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद की इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसका विभाग 3 भाषा विज्ञान की इकाई 2 भाषा विज्ञानना अंगों, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि भाषा विज्ञान के 7 अंग यहाँ पर बताए गए हैं। इन 7 अंगों में से 3 अंगों का अध्ययन हमारे द्वारा पिछली कक्षा में किया गया था। ये 3 अंग हैं ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान और अर्थ विज्ञान। इन तीनों अंगों का अध्ययन पिछली कक्षा में हमारे द्वारा किया गया था। आज जो वाक्य विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, कोश विज्ञान और भाषा भूगोल, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले है वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान अर्थात नाम से ही स्पष्ट है, वाक्य का विज्ञान। भाषा में संपूर्ण विचार विनिमय वाक्यों के आधार पर ही किया जाता है। अर्थात अगर हम किसी से विचार विनिमय कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हम वो जो हमारा वाक्य व्यवहार होगा तो वो वाक्यों के माध्यम से ही संपादित होगा। वाक्य कैसे बनता है? सार्थक पद समूह से वाक्य बनता है। सार्थक पदों का समूह मिलाकर वाक्य बनता है। पतंजलि ने कहा है, पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द समूह वाक्य है। यानी संपूर्ण अर्थ की जो प्रतीति कराने वाला शब्दों का समूह है वह वाक्य कहलाता है। और विश्वनाथ ने कहा है, वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चयः। वाक्य क्या है? योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों का समूह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। भारोपीय परिवार की भाषाओं में वाक्य के 2 विभाग बताए गए हैं, उद्देश्य और विधेय। यानी भारोपीय परिवार की भाषाओं में 2 प्रकार के वाक्य बताए गए हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे एक वाक्य बोला, राम रामः गच्छति, तो रामः गच्छति में उद्देश्य है रामः और विधेय क्या हुआ? गच्छति। तो इस प्रकार वाक्य के 2 विभाग बताए गए हैं। संपूर्ण विश्व की भाषाओं में 4 प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं, अयोगात्मक वाक्य, प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य, अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य और श्लिष्ट योगात्मक वाक्य। इनका अध्ययन हम आगे आने वाली कक्षा में करेंगे। अभी के लिए 4 प्रकार के वाक्य हैं विश्व की भाषाओं में, अयोगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक और श्लिष्ट योगात्मक। और व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य अर्थात जहाँ सामान्य वाक्य का प्रयोग किया जाता है वो साधारण वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर कोई वाक्य बोला जाता है तो संयुक्त वाक्य। और मिश्रित वाक्य, जहाँ साधारण और संयुक्त वाक्यों का मिश्रण हो वहाँ मिश्रित वाक्य। इसके बाद में 5वां है तुलनात्मक भाषा विज्ञान। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रयोग 18वीं से 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इसमें एक से अधिक भाषाओं के मध्य तुलना की जाती है। इसके अंतर्गत एक ही भाषा या विभिन्न भाषाओं के पदों, वाक्यों व ध्वनि में व्याकरण नियमों की तुलना की जाती है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तुलनात्मक, जहाँ पर तुलना की जाएगी। किसकी तुलना की जाएगी? एक से अधिक भाषाओं के मध्य तुलना की जाएगी। एक ही भाषा के पदों में, वाक्यों में और ध्वनि में भी व्याकरण संबंधी तुलना की जा सकती है, या फिर विभिन्न भाषाओं के पदों, वाक्यों और ध्वनि में व्याकरणिक नियमों के आधार पर भी तुलना की जा सकती है। अर्थात एक ही भाषाओं के मध्य या एक से अधिक भाषाओं के मध्य जहां पर तुलना की जाती है वह क्या कहलाता है? तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहलाता है। 6ठा अंग है भाषा विज्ञान का कोश विज्ञान। कोश अर्थात शब्दकोश, डिक्शनरी जिसे हम बोलते हैं। तो कोश विज्ञान शब्द विज्ञान की एक शाखा है जिसमें एक विशेष सिद्धांत के अनुसार शब्दावली का निर्माण किया जाता है। कोश में क्या होता है कि एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार, यानी शब्दों के एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार शब्दावली का निर्माण किया जाता है। वह शब्दावली, विभिन्न प्रकार की शब्दावली मिलकर क्या बनती है? कोश बनती है।
किसी भी भाषा के शब्द या वाक्यांश का संरक्षण व पोषण कोश साहित्य के माध्यम से ही संभव है। अर्थात कोश साहित्य का क्या महत्व है कि कोई भी भाषा का शब्द हो या वाक्य हो, उसका संरक्षण करना और उसका पोषण करना किसका कार्य है? कोश विज्ञान का कार्य है, कोश साहित्य का कार्य है। यानी कोश में कोई शब्द है वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। कोश में हम कभी भी उसका अध्ययन कर सकते हैं, कोश में जाकर उसका व्युत्पत्ति देख सकते हैं कि यह शब्द कैसे बना। कोश अनेक प्रकार के हैं, जैसे निघंटु सबसे प्राचीन माना जाता है निघंटु को। उसके बाद अनेक प्रकार के कोश आए, जैसे अमर कोश, और अनेक प्रकार की संस्कृत हिंदी शब्दकोश, अनेक प्रकार की डिक्शनरी आई, वाचस्पत्यम इत्यादि। कोश की महत्ता के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है संस्कृत में, कोशश्चैव महीपानाम कोशश्च विदुषाम अपि उपयोगी महन्नेश क्लेशस्तेन विना भवेत। अर्थात इसमें क्या कहा गया है? महीपानाम यानी राजाओं का, विदुषाम अर्थात विद्वानों का, इन दोनों के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार कोश के बिना राजाओं का और राष्ट्र का काम नहीं चल सकता, कोश के अभाव में शासन चलाने में परेशानी होती है, उसी प्रकार कोश के बिना यानी शब्द कोश के बिना विद्वानों को भी परेशानी होगी। किसमें परेशानी होगी? अर्थ ग्रहण करने में परेशानी होगी। तो इसमें कहा है कि जिस प्रकार राजाओं का कार्य कोश यानी खजाने के बिना नहीं चल सकता, कोश के अभाव में शासन चलाने में बहुत परेशानी होती है, उसी प्रकार शब्द कोश के बिना विद्वानों का कार्य नहीं चल सकता, उन्हें अर्थ ग्रहण करने में परेशानी होती है। कोश मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, व्यक्ति कोश और भाषा कोश। व्यक्ति कोश क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी साहित्यिक कृतियों में प्रयुक्त शब्दों के संग्रह, जहाँ पर शब्दों का संग्रह होता है, वह व्यक्ति कोश कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति ने अपनी कृति में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया तो वह व्यक्ति कोश है। और भाषा कोश क्या होता है? जो सामान्य कोश होता है भाषा संबंधी, जैसे संस्कृत का कोश, अंग्रेजी भाषा का कोश, इसी प्रकार अनेक प्रकार की भाषाओं का कोश होता है। कोश विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पारिभाषिक कोश, पर्याय कोश यानी पर्यायवाची कोश, बहुभाषा कोश यानी एक से अधिक भाषाओं का कोश इत्यादि। कोश में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, संरचना के आधार पर और इतिहास के आधार पर। संरचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द बताए गए हैं, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द। और इतिहास के आधार पर चार प्रकार के शब्द बताए गए हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। संरचना के आधार पर तीन प्रकार के हो गए, यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़। यानी यौगिक यानी दो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, योग रूढ़ यानी यौगिक और रूढ़ का जो मिश्रण है, और रूढ़ यानी जो शब्द रूढ़ हो गए हैं, अभी प्रचलन में नहीं है, ऐसे रूढ़ शब्द। इतिहास के आधार पर चार प्रकार के शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो इनमें से पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में लाए गए हैं, यानी कोई भी भाषा से किसी भी भाषा में लाए गए शब्द। यहाँ पर संस्कृत से हिंदी में लिखा गया है, यानी संस्कृत में जो शब्द जिस रूप में प्रयुक्त है उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त किया गया है, उन्हें क्या कहेंगे? तत्सम। तत् यानी उसी के समान, सम यानी समान, जैसे कर्म, कार्य, कृष्ण, कर्ण इत्यादि शब्द संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयुक्त होते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही प्रयुक्त होते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द, यानी जो संस्कृत में हिंदी में लाए गए लेकिन उनके रूप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। जैसे कर्म का कर्म हो गया, कार्य का काज हो गया, कर्ण का कान हो गया। यानी ये शब्द संस्कृत से हिंदी में लाए गए लेकिन उनके क्या हो गया? रूप में परिवर्तन हो गया, तो उन्हें क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। तीसरा है देशज शब्द, यानी क्षेत्रीय भाषाओं से जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है वो कौन से हैं? देशज शब्द। जैसे डूंगर, झाड़ इत्यादि विभिन्न अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं, यानी किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र से जो संबंधित शब्द हैं वो देशज शब्द हैं। और चौथा है विदेशी शब्द, यानी विदेशों से जो अपनाए गए शब्द हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे ऑटो, बस, कैफे इत्यादि। भाषा विज्ञान का सातवां और अंतिम अंग है भाषा भूगोल। भाषा भूगोल का प्रयोग वैसे अगर साधारण रूप से देखिए तो यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उच्चारण में भूगोल का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। भूगोल यानी किसी भी प्रदेश की प्रादेशिक परिस्थितियाँ, जैसे वहाँ का तापमान, वर्षा, वहाँ की जलवायु इत्यादि सभी का प्रभाव वहाँ की भाषा पर भी पड़ता है।
तो भाषा के विकास में विशेष स्थान के प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे ठंडे प्रदेश के मूल निवासियों के शब्दांश कैसे होंगे, अधूरे होंगे और छोटे होंगे। यानी जहाँ ठंडे, जितने भी ठंडे प्रदेश हैं, उन ठंडे प्रदेश के जो निवासी है, उनकी जो भाषा में जो शब्द बोले जाएंगे वो कैसे होंगे, अधूरे होंगे या फिर छोटे शब्द होंगे। तो यह क्या हुआ, यह भूगोलिक प्रभाव ही माना जाएगा, भूगोल का ही प्रभाव है। तो भूगोल का जो अध्ययन है वो भाषा विज्ञान में भी करना अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक भाषा विज्ञान में किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र की भाषा का अध्ययन केंद्रीय रहता है। वर्तमान समय में जो भाषा विज्ञान प्रचलन में है, उसमें किसी भी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उसका अध्ययन करना केंद्र में माना जाता है। किसी भी भाषा के विकास में स्थानीय बोलियों या उपबोलियों का प्रभाव, अन्य भाषी लोगों के उस स्थान पर निवास के कारण होने वाले भाषाई आदान प्रदान इत्यादि सभी का अध्ययन इसमें शामिल है। यानी कोई भी भाषा है, उस भाषा के स्थानीय बोली या उपबोली, कोई भी लोकल लैंग्वेज, मतलब कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर कोई भी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, तो वह उस जो लोकल लैंग्वेज का विकास हुआ वो उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर हुआ। या कोई भी उस क्षेत्र में रहने वाले जो अन्य भाषी लोग हैं, तो उन लोगों के जो बोली का प्रभाव दूसरी बोली पर पड़ता है, तो इन सभी का अध्ययन भी भाषा भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने भाषा विज्ञान के जितने भी 7 अंग हैं, उन 7 अंगों का आज हमने अध्ययन किया। आगे आने वाली कक्षा में हम अन्य विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः